सुप्रभात मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेमेस्टर 6 के मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ DSC 3 ऐच्छिक पत्र के साथ आई हूँ। DSC 3 ऐच्छिक पत्र की पूरी रूपरेखा पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था, उस पर हम लोगों ने विचार किया था। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपका पूरा पत्र क्या है, और इसमें पूरा पत्र जो है वो पूरा अनुवाद पर केंद्रित है। अनुवाद पर खंड क, इस ऐच्छिक पत्र का खंड क अनुवाद पर केंद्रित है, और इसमें अनुवाद के विविध पक्षों को हम लोग पढ़ेंगे। अनुवाद के महत्व को पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, और इसके विविध पक्षों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज इसके पहले प्रकरण को हम लोग उठाते हैं और पहले प्रकरण में देखते हैं क्या है, और इसके पहले प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुवाद के परिचय को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अनुवाद से हम क्या समझते हैं? आप मेरे विद्यार्थियों बहुत बचपन से, अपने विद्यालय जीवन से आपने अनुवाद शब्द को सुना होगा, बल्कि आपने अनुवाद किया भी होगा और आप इस प्रक्रिया से गुजरे भी होंगे। संभवतः आपने संस्कृत पढ़ा होगा, संभवतः आपने अंग्रेज़ी पढ़ा होगा, तब आपने इस शब्द से आपका परिचय हुआ होगा और आपने अनुवाद की प्रक्रिया का अभ्यास किया होगा। इसलिए अनुवाद शब्द आपके लिए नया नहीं है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर इस स्तर पर आकर के जब आप प्रतिष्ठा के छात्र हैं, जब आप स्नातक के छात्र हैं, और इस स्नातक के छात्र होने के नाते आप इतने वयस्क हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में फिर वही अनुवाद आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके लिए एक आश्चर्य का विषय अवश्य होगा। आप सोच रहे होंगे कि अब अनुवाद क्या पढ़ना है। मेरे विद्यार्थियों, अनुवाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भाषा और साहित्य जब हम पढ़ते हैं तब हमें अनुवाद के महत्व का पता चलता है। अनुवाद भाषा साहित्य अध्ययन और अभ्यास का बहुत ही अनिवार्य पक्ष होता है। भाषा और साहित्य हमेशा प्रचार प्रसार और बदलाव के प्रक्रिया से अनुयुक्त रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। और जब किसी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में प्रकट करने का अभ्यास किया जाता है या प्रकट करने की प्रक्रिया की जाती है, तो उसे हम लोग अनुवाद कहते हैं। इसको हम लोग सामान्य अर्थों में समझते हैं, और आप भी समझते हैं कि यह अनुवाद की यही आधारभूत प्रक्रिया अनुवाद की यही है। तो भाषा और साहित्य में इसे क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों स्नातक में आकर पढ़ा जा रहा है? मेरे विद्यार्थियों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके पीछे गहराई यह है कि जब हम किसी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में प्रकट करें, तो बातों के अर्थ में, बातों की शैली में, बातों के मंतव्य में, बातों की गूढ़ता में, उसकी गहराई में, उसके अंदर के जो मंशा है, उसकी नीयत जो है, उसमें कहीं कोई फ़र्क न आ जाए।
इसलिए जब हम स्नातक में भाषा और साहित्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ रहे होते हैं, तब हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम भाषा और साहित्य, जब एक भाषा और साहित्य की किसी एक विचार को दूसरी भाषा और साहित्य में या तो परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित सामग्री को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, तो वहाँ पर अनुवाद की प्रक्रिया बहुत ही सजग और स्तरीय होनी चाहिए। आप स्नातक के विद्यार्थी हैं और आपको भविष्य में कोई ऐसा करियर चुनना पड़ सकता है या आपके लिए ऐसे अवसर रोज़गार के आपके मार्ग में आ सकते हैं, जब आपको एक भाषा में कही गई बात को, लिखी गई बात को दूसरी भाषा में अनुवाद करने का अवसर प्राप्त हो। कारण एक ये है। कारण दो यह है कि जब आप भाषा और साहित्य के विद्यार्थी होते हैं, कल को आपको भाषा और साहित्य की रचनाएं करनी होंगी, पढ़नी होंगी, पढ़ानी होंगी, कुछ स्वतंत्र लेखन भी करना पड़ेगा, करने की इच्छा हो सकती है। तो भाषा और साहित्य के एक सजग और समर्थ विद्यार्थी होने के नाते आप चाहेंगे कि आपकी भाषा और साहित्य दूसरी भाषा के साहित्य से समृद्ध हो। वहाँ का साहित्य आप अपनी भाषा में ले आइए या ले आई गई सामग्री को आप पढ़िए। साथ ही साथ ठीक इसके विपरीत आपकी भाषा में पढ़ी गई सामग्री को या लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका लाभ यह है कि आपकी भाषा में कहे गए विचार दूसरी भाषा के लोगों को भी प्राप्त होंगे और आपकी भाषा के विचार और साहित्य का प्रचार प्रसार होगा। उसके महत्व को दुनिया की अन्य भाषाओं के लोग जानेंगे और ठीक इसके साथ यह भी होगा कि दूसरी भाषा के विचार विमर्श आपके भाषा में आएंगे और दूसरी भाषा के अच्छी बातें, ज्ञान और सामग्री, साहित्य की सामग्री आपकी भाषा में अनुदित हो सकती है। पर ये दोनों बातें होने से दोनों ही भाषा समृद्ध होगी। जो जिस भाषा को प्राप्त हो रहा है वह भी और जिस भाषा से जा रहा है वह भी। ठीक इसी तरह ये दोनों ही भाषाएं समृद्ध होंगी। लेकिन यह सारी बातें और इन सारी बातों की अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि अनुवाद की प्रक्रिया कितनी गुणवत्तापूर्ण है, अनुवाद कितना सार्थक हुआ है, जो मूल भाषा के विचार हैं या साहित्य है वो अनुदित भाषा में कितना निकट, कितना बराबर और कितना समतुल्य हुआ है, यह इस पर निर्भर करता है और यह आवश्यक गुण है। कोई भी अनुवाद की प्रक्रिया तभी सफल कही जाएगी जब वह मूल भाषा से अनुदित भाषा में आकर मूल भाषा की गुणवत्ता को बरकरार रखे और मूल भाषा के मूल विचार की रक्षा कर सके। तो इसलिए आप भाषा और साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको अनुवाद अच्छी तरह जानना चाहिए और अनुवाद की प्रक्रिया का अभ्यास भी करना चाहिए। तो मैं आपको कह रही थी कि अनुवाद आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा
कि अनुवाद हम क्यों पढ़ें। मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की। अब आइए, मुझे लगता है आप संतुष्ट हो गए होंगे और अब आप अनुवाद पढ़ने के लिए तैयार होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अनुवाद का एक औपचारिक परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। इसको हम लोग अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन कहते थे या कहते हैं। फिर से देखिए, किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन को हम अनुवाद कहते हैं। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन या आवृत्ति जैसे कई संदर्भों से किया गया है। फिर से समझिए, संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग, सर्वप्रथम संस्कृत में अनुवाद शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि जब कोई गुरु अपनी शिष्य को कोई बात समझाता था तो शिष्य ने वह बात ठीक से समझा है या नहीं समझा है, इसको पता करने के लिए जब शिष्य अपने गुरु के कहे हुए बातों का या वाक्यों को दोहरा देता था तो उसको अनुवाद कहा जाता था। यानी एक वाद, एक वचन के पीछे वचन बोलना, ठीक है, तो इसको अनुवाद कहा जाता था। ठीक इसी तरह से पुनः कथन, यानी उसको दोबारा कहा जाए तो उसको अनुवाद कहा जाता था। या फिर समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, या फिर उसी के जैसा, हाँ, उसी के समर्थन में जो मूल वाक्य कहा गया हो, चाहे गुरु के द्वारा कहा गया हो या किसी के द्वारा भी कहा गया हो, उसके समर्थन में जब उसी तरह का दूसरा वाक्य अगर कहा जाए तो समझ लीजिए वह अनुवाद है। ठीक इसी तरह से किसी एक को बार बार आवृत्ति की जाए एक वाक्य को तो उसको भी अनुवाद कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्राचीन अर्थ में, मतलब संस्कृत में जब पूरा काल में जब गुरुकुल व्यवस्था थी और पूरा काल में जब इस तरह से बहुत ही पारंपरिक ढंग से जब शिक्षा दीक्षा की प्रक्रिया चल रही थी, तो वैसे समय में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दोहराए जाने के संदर्भ में समझा जाता था, या फिर और कुछ जो हम लोगों ने चर्चा की उस संदर्भ में उसको समझा जाता था। तो अब देखिए अनुवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत में वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। वद मतलब बोलना। वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। वद का अर्थ है बोलना। वद धातु में अ प्रत्यय जोड़ देने से भाववाचक संज्ञा में इसके परिवर्तित रूप हैं वाद, जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कही गई बात। समझ गए? तो मेरे विद्यार्थियों, ये वाद शब्द आजकल बहुत प्रचलित है। वाद का मतलब अनुकरणवाद आपने पढ़ा होगा, प्रयोजनवाद आपने पढ़ा होगा, मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, काव्यशास्त्र में आपने पढ़ा होगा या और भी कहीं पढ़ा होगा। इसी तरह से बहुत सारे वाद का मतलब अब हो गया है किसी एक प्रकार की विचारधारा। किसी एक प्रकार की विचारधारा को हम लोग वाद कहते हैं। जैसे अब वाद विवाद भी आप समझते होंगे। वाद मतलब मैंने एक अपनी बात रखी, और विवाद मतलब उस बात को काटने के लिए जो दूसरी बात कही गई उसको विवाद कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाद का मतलब होता है किसी एक बात की या एक विचार को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया, उसको हम लोग वाद कहते हैं। और अनुवाद क्या होता है? उसी बात को, जिस बात को कहा गया है, जिस बात की प्रतिष्ठा की गई है, उसका अनुकरण करना या उसी बात को दूसरे तरीके से कहना। ठीक है, तो इसको हम लोग अनुवाद कहते हैं। फिर से आगे बढ़ के देखते हैं। वाद में अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है।
आप उपसर्ग प्रत्यय अच्छी तरह से जानते हैं, नई बात नहीं है। जब किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश या दूसरा शब्द लगा दिया जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे आकर उस शब्द को विशिष्ट अर्थ देता है या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो वाद जो है वह वाद में जब उपसर्ग लगता है तो अनुवाद बनता है, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। यानी कोई एक बात जब प्राप्त हो गई है उसी बात को दोबारा कहने की प्रक्रिया को या उसी बात के समर्थन में किसी बात को कहने की प्रक्रिया को हम लोग अनुवाद कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम मॉलियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में किया था। मॉलियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के रूप में इसको कहा था। इसके बाद अनुवाद शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री को दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया। अब इसका अर्थ धीरे धीरे समय के साथ बदलने लगा। मैंने आपको बताया पुराने परंपरागत रूप में जब संस्कृत में गुरुकुल प्रथा थी या गुरु के द्वारा पढ़ाया जाता था तो गुरु की पढ़ाई गई बातों को जब शिष्य दोहरा देते थे तो उसको अनुवाद कहा जाता था या उसी अर्थ में इसको लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसके अर्थ बदलने लगे और समय के साथ ऐसा हुआ कि एक भाषा में कही गई सामग्री को दूसरी भाषा में जब परिवर्तित किया जाता है या पुनर्लेखन किया जाता है या फिर उसको पुनर्प्रस्तुति की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवाद। तो मेरे विद्यार्थियों, आपने आज अनुवाद को पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगी। कुछ और कक्षाएं लेने के बाद मैं इसका PDF आपको उपलब्ध कराऊंगी। आज अनुवाद इतना ही। आज के लिए मेरी कक्षा इतनी ही बड़ी होगी। अगली कक्षा में फिर हम लोग अनुवाद की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह कल हम लोग मिलते हैं।